Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESC aspirants, especially for discipline Electrical, Electronics and Instrumentation. आज इस सेशन में हम कंप्लीटली ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो सब्जेक्ट है, ईसी ब्रांच के लिए, गेट के लिए या फिर आपके ईएससी के लिए, तो उसपे जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं वो कितने वैरायटी के आते हैं। और अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम गेट स्टूडेंट्स को ये आती है कि वो क्वेश्चन को डिकोड करके किसी एक फॉर्मूले में लैंड नहीं हो पाते। अगर वो प्रोसेस वो सीख जाए तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल जो है वो एनहांस हो जाएगी और आपको ईडीसी के क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। बस मेरी प्लान यही है कि आपको वो स्किल आपके अंदर डेवलप करना। इस सेशन का एक प्रीवियस सेशन भी है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सेशन जो है वो एक रिवीजन है या फिर आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए मेरा जो एफर्ट है वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली इस सेशन को देखने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स में मैं ये उम्मीद करता हूँ जो ईडीसी पढ़ चुके हैं या फिर जो ईडीसी पहली बार पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको जरूर से हेल्प मिलेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पहले पैटर्न की बात करता हूँ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स। वहाँ पे किस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और उस वैरायटी के क्वेश्चंस को डिकोड कैसे करना है। इसका एक क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल का वीडियो मैंने पहले भी लिया है। हम उसके सीक्वल में नेक्स्ट पैटर्न में जाएंगे, लेकिन छोटा सा एक रिवीजन जो मैंने पहले आपको बताया था उस पे ले लेता हूँ। आपको मैंने ये बताया था कि डिकोडिंग टर्मिनोलॉजी जो कि फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको फर्स्ट यूनिट बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स ऑफ द सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मिलेगा, वो है कि आपको माइनॉरिटी या फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। लेकिन क्वेश्चन में चीजें तो गिवन होंगी, वो ये होगा कि आपके पास सेमीकंडक्टर का टाइप आपको पी टाइप का है या फिर एन टाइप का, ये बता दिया जाएगा। टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन जो कि इन जनरल बाय डिफॉल्ट होता है, ये आपको बता दिया जाएगा। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का मैग्नीट्यूड आपको बता दिया जाएगा और आपको मेजॉरिटी या फिर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में। तो इससे हमको क्या पता चल जाता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या चीजें होनी चाहिए और क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला जाएगा। सेकंड वैरायटी जो इसी में आता है वो एक एक्सेप्शन है कि अब आपको ये बताया नहीं जा रहा है कि आपका सेमीकंडक्टर एन टाइप का है या फिर पी टाइप का है। तो एक न्यू वैरायटी ऑफ सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन के पैटर्न में भी आप उसको देख सकते हैं, जो आगे हम लोग इस सेशन में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर गिवन होगा और आपको फाइंड आउट करने बोलेगा कि वो जो सेमीकंडक्टर कंपनसेटेड मीन्स जिसमें डोनर और एक्सेप्टर दोनों को डोप किया गया है और अब आपको ये पता करना है कि वो पी टाइप का है या फिर एन टाइप का है बाय टेकिंग द डिफरेंस कि कितने डोनर एटम्स डोप किए हैं और कितने एक्सेप्टर एटम्स डोप किए हैं। तो अगर डोनर एटम्स की डोपिंग ज्यादा है तो आपका सेमीकंडक्टर एन टाइप का होगा। अगर डोनर एटम्स की डोपिंग कम है, एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग ज्यादा है, तो आपका सेमीकंडक्टर पी टाइप का होगा। इस वैरायटी पे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक वीडियो में सॉल्व कर रखा है और आज देखिए इसके क्वेश्चंस इस वैरायटी के होते हैं जो फर्स्ट टाइप का है आईआईटी खड़गपुर में, जिसमें आपको 300 केल्विन दे दिया गया है, डोनर एटम्स दे दिया गया है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी गई है और आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, ए सिलिकॉन बार इज डोप्ड विद डोनर इम्प्यूरिटीज और Nd is equal to 2.25 into 10 to the power 15 atoms per centimeter cube. Given the intrinsic concentration की वैल्यू 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube दिया गया है और यहाँ पे सारे इम्प्यूरिटीज जो ऐड किए गए हैं उनका आयोनाइजेशन हो गया है। आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन कितना होगा। तो यहाँ पे आप मास एक्शन लॉ फाइंड यूज कर सकते हैं माइनॉरिटी को फाइंड आउट करने के लिए और मेजॉरिटी डायरेक्टली आपको इस वैल्यू से मिल जाएगा। अगर उस बेसिस पे जाए तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आपने अगर सॉल्व किया है तो ये डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसका एक वीडियो पहले अवेलेबल है, छोटे छोटे वीडियोस है, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा पैटर्न जो कि एक कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर का है, जो कि मैंने एक्सेप्शन में आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर सैंपल है, जिसको यूनिफॉर्मली डोप किया गया है 10 टू द पावर 16 फास्फोरस एटम से
और ये जो फास्फोरस एटम है ये आपका डोनर एटम्स है, मतलब डोनर की डोपिंग जो है वो आपको 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है? और आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे बोरोन की डोपिंग है, और बोरोन जो है वो आपका थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को अगर सिलिकॉन में डोप किया जाए तो वो एक्सेप्टर एटम्स कहलाता है। तो इसका मतलब है दिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज नथिंग बट एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 2 into 10 to the power of 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? तो ये दोनों एक ही सेमीकंडक्टर में है, इसका मतलब है दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ए कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है। अगर ये कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है तो इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी उस टाइप का सेमीकंडक्टर आपको रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर मिलेगा, और कंसंट्रेशन आपको इन दोनों के डिफरेंस से मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेप्टर इज ग्रेटर देन डोनर, क्योंकि ये 2 into 10 to the power 16 है, ये 1 into 10 to the power 16 है, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर होगा वो पी टाइप का होगा। तो ये एन टाइप यहाँ दिया गया है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। विथ कैरियर कंसंट्रेशन आपको इन दोनों के डिफरेंस से फाइंड आउट करना है। तो 2 into 10 to the power 16 माइनस 1 into 10 to the power 16, तो रिजल्टेड सेमीकंडक्टर पी टाइप का होगा, और ये सेमीकंडक्टर आप में 1 into 10 to the power 16, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पे 2 into 10 to the power 16 रॉन्ग दिया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है? तो ये आपका सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको एक नई वैरायटी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ड्रिफ्ट या फिर डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट डिफ्यूजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए जरूरत पड़ता है। जब भी हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा होगी। ये सारी बातें भी यहाँ पे लिखी गई है। इफ ड्रिफ्ट देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको क्लियर होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग हो सकता है। और अगर डिफ्यूजन की बात कर रहा है तो देयर मस्ट बी कंसंट्रेशन डिफरेंस, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा। क्वेश्चन में हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, अभी से परेशान मत होइए अगर आपने ये सब चीजें पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा है तो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डायरेक्शन इन डिफ्यूजन करंट आइदर कि डिफ्यूजन करंट जब भी होता है तो हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आता है कि हमको डायरेक्शन का पता नहीं चलता। तो उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन में मेंशन है। कि अगर इंपॉर्टेंट थिंग इज डायरेक्शन इन डिफ्यूजन करंट, तो उसके लिए आप फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ एनालिसिस से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है। इसका सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप सर्च कीजिएगा हाउ टू डिकोड क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो आपको ये मिल जाएगा। इस पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा के रखा हुआ है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि आपका ड्रिफ्ट डिफ्यूजन अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें, उस समय आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और टेक द एडिशन एंड मेनी टाइम्स आंसर विल बी जीरो। तो यहाँ पे आपको कई बार ऐसा होता है कि एक सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों एग्जिस्ट करता है। सो ओवरऑल दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो चलिए इस वैरायटी के क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये वाला मैंने असाइनमेंट दिया था, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर ए और बी को चेक करेंगे कि उसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे लिया था गया है द सिलिकॉन सैंपल विथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया शोन बिलो इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर दिया गया है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। अब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में मींस ये सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है, भले ही वो 300 केल्विन हो, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये सेमीकंडक्टर किसी और ऐसे सोर्स से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है जिससे इस सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो सके। ठीक है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये देखिए टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन दी गई है जो कि कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम दिया गया। थर्मल वोल्टेज 26 मिलीवोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट
चीजें लगती है जो कि फॉर्मूले में आप यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको थर्मल वोल्टेज यूज करना पड़ सकता है। सो आई विल राइट द थर्मल वोल्टेज Vt इज इक्वल टू, दिस इज 26 मिली वोल्ट आपको दिया गया है। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे 26 मिलीवोल्ट दिया गया। टेम्परेचर की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। बट मेनी क्वेश्चन में थर्मल वोल्टेज से काम चल जाता है, टेम्परेचर हम लोग यूज नहीं करते। यहाँ पे मोबिलिटी जो है वो 1350 दिया गया है। सो आई जस्ट राइट, जो आपके पास मोबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1350 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। आप ना ये जो यहाँ पे यूनिट लिखा जाता है इसको भी याद कीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो कई बार जो है वो यूनिट कन्वर्जन में आप फंस सकते हैं, जो कि ईडीसी में काफी बार क्वेश्चन को गलत करवा देता है। 1350 मैंने यूज कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू हमको पता रहती है, यूज करना है तो करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एनडी की वैल्यू 10 टू द पावर 16 दिया गया है और वो उस सेमीकंडक्टर के बॉक्स में दिया गया है। 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं आपका जो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे लगाई गई दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट लगाया गया है। और एक बात और कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया गया है, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिखा है और यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर लिखा है। तो ये जो डिफरेंस है या फिर इसका लेंथ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज आपके पास जो डिस्टेंस है दिस इज 1 माइक्रोमीटर है। अब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ -4 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव आफ्टर रीडिंग दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन में झांक लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसका नेक्स्ट स्लाइड आपको क्वेश्चन की ओर ले जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको इसलिए भी कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आपको ये जो मैग्नीट्यूड पूछा गया है ये 0.5 माइक्रोमीटर पे पूछा गया है और आपका ओवरऑल लेंथ जो है वो 1 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे कहीं आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा, दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर। लेकिन आप इस चीज का टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज और डिस्टेंस ये दोनों का यूज है। आपको ये बिल्कुल आभास होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली में, सपोज वी आर कनेक्टिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और ये एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं सपोज, ठीक है, ये एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं जिसमें वाई एक्सिस में मैं रिप्रेजेंट करूंगा वोल्टेज को और एक्स एक्सिस में मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिस्टेंस को। तो यहाँ पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन के स्लोप से हम ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि ये जो लाइन है इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि आपको चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ये आपका फार्मूला होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वाई एक्सिस में चेंज मतलब वोल्टेज में चेंज और एक्स एक्सिस में चेंज मतलब डिस्टेंस में चेंज। दिस इज नथिंग बट ए स्लोप, ये आपका स्लोप है। और ये जो स्लोप आप इस लाइन का निकाल रहे हैं, यहाँ पे सपोज दिस इज 0 और आई विल टेक दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे आप इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं वोल्टेज की वैल्यू, अगर ये 1 वोल्ट लिखा है इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे आपके पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल है और ये इससे 1 वोल्ट पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 0 वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को ये सब चीजें दिखाई देनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 1 वोल्ट है या 0 वोल्ट। इसका मतलब है एट x is equal to 0 we have the potential is equal to 1 volt, at x is equal to 1 micrometer we have the potential of 0 volt। so based on this if you draw the graph, अगर मैं उसी चीज के लिए ड्रॉ ड्रॉ करूँ ग्राफ, कि यहाँ पे जहाँ पे आपको 1 माइक्रोमीटर लिखा है इस जगह पे आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे 0 डिस्टेंस लिखा है यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास 1 वोल्ट है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं चाहे किसी भी डिस्टेंस में निकालूं, या तो 0.5 माइक्रोमीटर पे निकालूं
या फिर 1 माइक्रोमीटर पे निकालो। स्लोप इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप जो कि एक्चुअली में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, वो आपका दिस इज द 1 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, दिस इज 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4, मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था, माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस इज 10 टू द पावर ऑफ 4 और यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द यूनिट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो सेम आएगा, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, किसी बुक में कोई अलग तरीके से फाइंड आउट किया गया है, तो आपको वो चीज समझ में आती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट और सॉल्व द क्वेश्चन विच इज गिवन इन दिस पैटर्न। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है कि 0.5 डिस्टेंस पे आपको फाइंड आउट करने बोला है, चाहे आप 0.5 डिस्टेंस माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे फाइंड आउट करें या फिर 0.4 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस में फाइंड आउट करें, आपका इस क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, दैट इज 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें ये ऑप्शन है कि नहीं। तो ये देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इज 10 टू द पावर 4, मतलब 10 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, विच इज इक्वल टू सी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे आगे हम देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इज। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है वो पूछा गया है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का। ठीक है, तो आई विल सॉल्व दैट पार्ट, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हो गया। इसी का बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। सो फटाफट से हम यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर ये डेंसिटी की बात कर रहा है तो इसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आपके पास जिस भी टाइप का सेमीकंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो डोपिंग की गई है वो डोपिंग डोनर एटम्स की गई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं डोनर एटम्स की डोपिंग की गई है। इसका मतलब है ये सेमीकंडक्टर बेसिकली एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो उस बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन में ये ले लूंगा, दिस इज एन क्यू म्यू एन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिख दूं तो वो करंट आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इसका मतलब है दिस इज करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे एन जो है वो आपका डोनर एटम्स का कंसंट्रेशन है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज 10 टू द पावर 16, ये आपको दिया गया है। सो वी कैन यूज दिस वन। आप 10 टू द पावर 16 को यूज कर लीजिए, दिस इज 10 टू द पावर 16। क्यू की वैल्यू हमने याद कर लिया था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19। मोबिलिटी हमने लिख के रखा हुआ है कि मोबिलिटी हो सकता है हमको यूज करना पड़े, मोबिलिटी 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। सो आई विल राइट दिस इज 1350। हमने सब वैल्यू को सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड में लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। हम लोगों ने ये यूनिट यूज किया है, तो यहाँ पे सभी का यूनिट सेंटीमीटर में है। इसका मतलब है हमको यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका इसका आंसर 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर आया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। चलिए, ये करंट डेंसिटी आप कैलकुलेटर को यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दैट इज 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4। सो आई विल राइट हेयर दिस विल बी इक्वल टू 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, और यूनिट जो है वो आपका, क्योंकि ये करंट डेंसिटी है तो ये एम्पेयर पर सेंटीमीटर विल बी द यूनिट। हम देख लेते हैं कि हमको इस क्वेश्चन में किस यूनिट में पूछा गया है, दैट आई विल चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इज। तो यहाँ पे डिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपका करंट डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ ये बात जरूर से ध्यान में रखना, करंट डेंसिटी जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो करंट डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है।
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन आया है, दैट इज 2.16 into 10 to the power 4 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। We can see there. 2.16 into 10 to the power 4 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ डिफ्यूजन करंट में डिस्कशन करते हैं, जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होगा। ये देखिए आईआईटी कानपुर का एक क्वेश्चन है, इसमें एक एनर्जी बैंड डायग्राम दिया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ड्रिफ्ट भी है और डिफ्यूजन भी। यहाँ पे एक एनर्जी बैंड डायग्राम एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोफाइल एन ऑफ एक्स इन ए सेमीकंडक्टर आर शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम दिया गया। एनर्जी बैंड डायग्राम इन जनरल आपकी एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है। ये एनर्जी का लाइन है, ये डिस्टेंस का लाइन है। एज्यूम दैट एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 ई टू द पावर क्यू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई के टी। इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये यूनिफॉर्मली डोप नहीं है कि पूरे डिस्टेंस में आपका कंसंट्रेशन सेम हो, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कंसंट्रेशन इज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। तो डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। विथ अल्फा इज इक्वल टू 0.5 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू एक्सप्रेस कर दी गई है कि क्या लेना है आप समझ लीजिए कि वो एक कांस्टेंट है एंड इट्स एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। गिवन केटी अपन क्यू इज इक्वल टू 0.026। डीएन की वैल्यू 36 दिया गया है। डी अपन म्यू की वैल्यू आपको केटी अपन क्यू दी गई है। यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी इन एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बात यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने की हो रही है, द इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपको यहाँ पे। अब मैंने क्योंकि इस बात को देख के ये पता लगा लिया कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के साथ। तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे आपको डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके अलावा मैं अगर इस ग्राफ को देखता हूं तो मेरा माइंड चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इस ग्राफ की एक खास बात है कि आपको यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ है इसमें स्लोप दिया गया है। ग्राफ जो है वो एक्स के साथ एनर्जी का है। आपको एक इक्वेशन बिल्कुल आपके दिमाग में रखना है जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं, जहां पे आपका एनर्जी और डिस्टेंस दोनों के बीच में कोई ग्राफ दिया गया है। उस जगह पे आपके पास ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये 1/q dE, ये जो है ये आपके पास एनर्जी है। आप याद रखना, चेंज इन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जहां पे भी आपका स्लोप दिखे किसी भी एनर्जी लेवल पे, जैसे एनर्जी लेवल है वो स्ट्रेट ना होके स्लोप में रहे, तो आप समझ जाना कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है। और ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, दैट इज 1/q। दिस इज द एनर्जी जिसकी वैल्यू चेंज होगी डिस्टेंस के साथ, दैट इज स्लोप ऑफ एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा गया है। इसका मतलब है वाई एक्सिस इज एनर्जी, एक्स एक्सिस इज डिस्टेंस। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि अगर ये स्लोप दिया गया है, दैट मीन्स दिस स्लोप रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो स्लोप है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है, तो आपका यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट का भी एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रिफ्ट करंट का एग्जिस्टेंस है। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डायरेक्टली इस स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज -0.1 आपको दिया गया है। ओके, ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये आपका नेगेटिव स्लोप है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव साइन दिया गया है। और यहाँ पे यूनिट जो है वो वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा।
आप ये बोलेंगे कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, तो आपका यहाँ पे भी Q है। तो ये Q ये कैंसल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको वोल्ट पर सेंटीमीटर में यूनिट मिलेगा, व्हिच इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दोनों टाइप का करंट डेंसिटी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपको डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस होने की वजह से ड्रिफ्ट करंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों के एडिशन से आपको ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपका डिफ्यूजन करंट के लिए ये ग्राफ दिया गया है, जहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो x के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे लॉग जो है वो स्केलिंग करने के लिए लिखा गया है। उसको देख के टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन विदाउट लॉग किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ये दे दिया गया है। बस आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला, और फॉर्मूले को यूज करके इसका आंसर निकाल लेना है। तो हम जिस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, वह है आपका ओवरऑल या फिर नेट करंट डेंसिटी। हम यहाँ पे नेट करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो ये आपके पास करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ये भी आएगा, प्लस आपके पास करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन, इन दोनों का एडिशन होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन अगर हम लोग बात करें, तो इसका फॉर्मूला, अगर आपका सेमीकंडक्टर यहाँ पे एन टाइप का है, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स है कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, दैट इज प्लस। उसके साथ साथ आपको लिखना है दिस इज क्यू, और डी एन, जो भी आपका कंसंट्रेशन एन ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू डी एक्स के साथ डिराइव करके आपको लिखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जे डिफ्यूजन। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपका ये आता है कि आप ये फाइंड आउट कर लीजिए कि ये डी एन ऑफ एक्स बाई डी एक्स इसको कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एन ऑफ एक्स की बात करें, तो इसके लिए कुछ चीजें आपको दी गई है, विच इज दिस वैल्यू, दैट इज 10 to the power 15 e to the power q alpha x divided by kt। सो हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं, दैट इज 10 to the power 15 e to the power q alpha x divided by kt। सो 10 to the power 15 e to the power of q alpha x divided by kt ये हमारा है। तो हमको जब यहाँ पे इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिराइव करना है, तो हम जहाँ पे x है उसको यूज कर लेंगे 10 to the power 15, और यहाँ पे दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इज q अल्फा डिवाइडेड बाय kt, एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ दिस इज q अल्फा x डिवाइडेड बाय kt। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी आपको फाइंड आउट करने बोला है वो x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करने बोला है। तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी अगर इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं, तो इसको x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू आपने लिखा है, ये x इज इक्वल टू 0 पे आपको लिखना है। अगर आप इसको x इज इक्वल टू 0 पे लिखते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज, यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे तो दिस विल बी 1, तो आपके पास हो जाएगा 10 टू द पावर 15 q, और ये अल्फा डिवाइडेड बाई kt। ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से वैल्यूज आपको दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में। सबसे पहले kt अपन q, जो कि d अपन म्यू है, इसकी वैल्यू d और म्यू ये दिया गया है ना। d की वैल्यू आपको दी गई है जो कि डिफ्यूजन कांस्टेंट है, और आपको यहाँ पे kt अपन q की भी वैल्यू दी गई है, डेट इज 0.026। तो मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू आपको d अपन म्यू दिया गया है, ये आपके मोबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर लेना, क्योंकि kt अपन q की वैल्यू आपको 0.026 वोल्ट दी गई है। तो ये kt अपन q जो d अपन म्यू दिया गया है, जो कि एक्चुअली आइंस्टाइन रिलेशनशिप है, उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। आप म्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को यूज कर लेना, क्योंकि d ऑलरेडी गिवन है, kt अपन q ऑलरेडी गिवन है। हमको जिस बात की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो kt अपन q की वैल्यू हम पुटअप कर लेंगे, 10 टू द पावर 15 पुटअप कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू भी पुटअप कर लेंगे,
और आप उससे dn by dx if x is equal to 0 फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर ले, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट इज 10 to the power 15 kT अपन q। इसका मतलब है नीचे में आपके पास 0.026 आ जाएगा और अल्फा की वैल्यू आई थिंक आपको 0.1 दिया गया है। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट इट, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0.1। सो आई विल राइट दिस अल्फा इज इक्वल टू 0.1। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो एक बार कैलकुलेटर यूज करके मुझे बता दीजिए कि कितना आंसर आया है। सो देन आई विल मूव फर्दर। तो यहाँ पे dn by dx की वैल्यू, ये सारे वैल्यूज हम लोगों ने पुटअप कर दिए 0.1। तो ये आपको आंसर निकालना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज 10 to the power 17 divided by 26। so we are having this is equal to 10 to the power 17 divided by, we can write this is 26। ये आपको वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आपको मिल गई है तो Q और dn को मल्टीप्लाई करके आप डिफ्यूजन करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ आई विल राइट जे एन डिफ्यूजन, जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। सो उसके लिए आपको क्यू डी एन और यहाँ पे डी एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 आपने फाइंड आउट करके रखा है। सो ये है आपके पास, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ये आपका क्यू का वैल्यू हो गया। डीएन के लिए मैंने आपको बताया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं डी के लिए म्यू इंटू के टी अपन क्यू। सो वी कैन राइट दिस इज म्यू इंटू के टी अपन क्यू, ये आप लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 26। ये आपका वैल्यू हो गया। सो नाउ दिस विल बी आंसर्ड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। मोबिलिटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, दैट इज डीएन ही दिया हुआ है। अच्छा, मोबिलिटी फाइंड आउट करना था, ठीक है। मोबिलिटी हम लोग यहाँ पे डीएन की वैल्यू डायरेक्टली दी गई, मैंने वहां पे मोबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डीएन की वैल्यू को यूज कर लेते हैं और डीएन की वैल्यू आपको लिखी गई है, दैट इज 36। सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 26। सो नाउ व्हाट आंसर यू आर गेटिंग हियर, एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ आंसर आपको मिलेगा। सो वी कैन पुट दैट आंसर हियर, that is 2.21 into 10 to the power of -2। so we are getting this is 2.21 into 10 to the power of -2 और यूनिट हो जाएगा एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा, दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। और हो सकता है कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करे और इस आंसर को टिक कर दे, जो कि डी ऑप्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे ओवरऑल फॉर्मूले में आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अभी आपके पास एक काम और बच गया है, क्योंकि आपका ओवरऑल फॉर्मूला ये है, दैट इज जे डिफ्यूजन और जे ड्रिफ्ट, दोनों को आपको फाइंड आउट करना है, देन यू विल गेट द आंसर। तो आपने सिर्फ अभी डिफ्यूजन पे काम किया है, अभी आपको ड्रिफ्ट का भी आंसर निकालना है। जब हम ड्रिफ्ट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज जे ड्रिफ्ट, और जे ड्रिफ्ट जो है वो आपके पास हो जाएगा दिस इज एन ई क्यू म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एन की वैल्यू, जो आपका कंसंट्रेशन है, उसको आपको x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, और n की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, दैट इज 10 टू द पावर 15 e टू द पावर q अल्फा x डिवाइडेड बाय kt। क्योंकि आपका कंसंट्रेशन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है, तो अगर हम लोग इसको x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करें तो दिस इज 10 टू द पावर 15 e टू द पावर ऑफ q अल्फा x डिवाइडेड बाय kt आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट अप करने से आपको n ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम यूज कर लेंगे। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन पुट
दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 10 टू द पावर, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 15 एंड q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। वो हमारा मोबिलिटी का वो फार्मूला यूज हो जाएगा। कौन सा वाला, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे मोबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो मोबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो चीज दी गई है दैट इज d अपन म्यू इज इक्वल टू, आपको दिया गया है kt अपन q। अगर आपको म्यू फाइंड आउट करना है तो आपको d डिवाइडेड बाय, वी कैन राइट दिस इज kt अपन q, दैट इज इक्वल टू आपका मोबिलिटी हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस वन वी कैन फाइंड आउट द मोबिलिटी इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन as d इंटू क्यू डिवाइडेड बाई kt। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज d मल्टीप्लाइड बाई क्यू डिवाइडेड बाई kt, और अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा था, दिस इज -0.1, वी कैन पुट दिस वैल्यू, दिस इज -0.1। इस माइनस को पुटअप करने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका स्लोप नेगेटिव है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी कैन पुट दिस इज 10 टू द पावर 15, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। डी की वैल्यू आपको पता है पहले से, दैट इज इक्वल टू 36, वी कैन पुट दिस इज इक्वल टू 36, और kt अपन q मतलब डिनोमिनेटर में आपको पुटअप करना पड़ेगा 0.026। So here this will be 0.026 and this is multiplied by -0.1, ये आपका मल्टीप्लीकेशन। तो ओवरऑल आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी कैन फाइंड आउट द आंसर। तो एक बार कैलकुलेटर और यूज कर लीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू -2.21 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। तो यहाँ पे वी कैन पुट दिस इज -2.21 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। तो आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे -2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 भी है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ ड्रिफ्ट करंट फाइंड आउट करेंगे वो ऑप्शन बी पे भी टिक कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो करंट है आपका, ये दोनों का एडिशन है, दैट इज द नेट करंट हेयर इज द एडिशन ऑफ, दिस इज जे ड्रिफ्ट प्लस आपके पास हो जाएगा दिस इज जे डिफ्यूजन, इन दोनों का एडिशन, और आपका यहाँ पे जे ड्रिफ्ट जो है वो -2.21 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 है, और ये आपके पास ये 2.21 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 है। So the addition of these two will become equal to 0 and the correct answer for this question will be equal to 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट आएगा कि सर यहाँ पे डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे। आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन एज वी आर गोइंग डाउन द डिस्टेंस ये डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है, जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है कन्वेंशनली करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो आपका डिफ्यूजन करंट जो कि जे एन डिफ्यूजन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आप इस क्वेश्चन के जो डिफ्यूजन वाला पार्ट है उसके आंसर को भी देख सकते हैं, आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिला है। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है। कभी भी आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अगर फॉर्मूला सही लगाए हैं तो आपका आंसर ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका आंसर पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। अगर यही चीज जे पी डिफ्यूजन होता तो आपको यहाँ पे एक नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता, क्योंकि जेपी डिफ्यूजन होल्स का डिफ्यूजन करंट में आपके यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, और अगर वो नेगेटिव साइन आया है तो ओवरऑल आंसर जो कुछ भी आएगा उससे आपको ये इंडिकेट हो जाएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन कभी भी आप देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो आपका डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा। अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर अगर आपका करंट जा रहा है, फिजिकली आप जब एनालिसिस कर रहे हैं सेल्फ एनालिसिस से, तब आपको करंट का डायरेक्शन नेगेटिव मिलेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन्स का हो चाहे होल्स का हो। ऐसे काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट में, जो कि हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है।
ये वैरायटी है, जिसमें आपको लिखा है फाइंडिंग द स्लोप इन एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम पे भी काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं और हमको अगर बोला गया है कि एनर्जी बैंड डायग्राम का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और इसमें हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल एनहांस किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से होगा, वो हम लर्न करते हैं आगे। अगले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डील करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में हमको क्या-क्या देखने को मिलेगा और उस क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे। तो फाइंडिंग द स्लोप इन एनर्जी बैंड डायग्राम। अभी-अभी हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम में एक स्लोप देखा था। सेम उसी तरीके से जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसके क्वेश्चन में इस तरीके का जो ऑप्शन है या फिर क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन की वैरायटी नीचे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म डोपिंग इज बायस्ड एज़ शोन इन द फिगर। तो ये आपको ये फिगर दिया गया है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वोल्टेज अप्लाई किया गया है। हमको यहाँ पे ये 4 एनर्जी बैंड डायग्राम ऑप्शन में है। करेक्ट ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है कि कौन-सा एनर्जी बैंड डायग्राम वो इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में जो वोल्टेज लगाया गया है उसके अकॉर्डिंग सच होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हमने देखा है कि कई बार गेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे स्लोप इन फर्मी लेवल रिप्रेजेंट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये पता है कि फर्मी लेवल में अगर स्लोप अवेलेबल है ना फर्मी लेवल में, तो वो हमेशा आपको करंट की तरफ इंडिकेट करता है कि अगर करंट का डेरिवेशन भी है। लेकिन अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्विंग के स्किल को देख रहे हैं, तो हमको हमारा फॉर्मूला, कांसेप्ट, डेरिवेशन ये सभी हमारे माइंड पे होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है स्लोप इन फर्मी लेवल रिप्रेजेंट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ करंट। तो यहाँ पे जब भी करंट आपके पास एग्जिस्ट करेगा तो आप समझ लीजिए कि ये आपको ये बताना चाह रहा है कि आपका जो फर्मी एनर्जी लेवल है, उसमें स्लोप है। स्लोप है मतलब ये चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मतलब फर्मी एनर्जी लेवल का पोजीशन ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें स्लोप है तो अगर ऐसा है या फिर ऊपर की ओर ऐसा गया है, तो इसका मतलब है कि आपके सेमीकंडक्टर में करंट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है? दूसरी बात स्लोप इन अदर 3 लेवल्स मतलब ईआई, ईवी और आपका ईएफ या फिर ईसी। यहाँ पे ईएफ की जगह ईसी होना चाहिए, इसको थोड़ा-सा करेक्शन कर लीजिए। अगर ईआई, ईवी और ईसी में अगर आपका स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, फर्मी लेवल की बात तो हम लोग कर लिए कि उसकी वजह से करंट है। तो ईआई अगर बेंडिंग है, ईवी अगर बेंडिंग है या फिर ईसी अगर बेंडिंग है, तो ये एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्जिस्टेंस है, तो अभी-अभी हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला देखा था। तो आपके पास ईसी पे स्लोप रहेगा या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्जिस्टेंस है तो इस फ़ॉर्मूलेज़ को भी आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए और इसका जो डेरिवेशंस है वो भी अगर आपने लर्न किया है पहले से तो आपके पास होगा। यहाँ पे ईवी बाई डीएक्स होगा और एक और मैं यहाँ पे ईआई के बारे में भी लिखता हूँ। ये आपके पास पहला है, ये दूसरा है फ़ॉर्मूला और ये एक थर्ड फ़ॉर्मूला है। दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज़ 1 अपॉन क्यू। यहाँ पे डीई और ईआई डिवाइडेड बाई डीएक्स ये आपका फ़ॉर्मूला होगा। ठीक है? ये 3 फ़ॉर्मूलाज़। तो ईआई में चेंजेस थर्ड फार्मूला, ईवी में चेंजेस सेकंड फार्मूला या फिर ईसी में चेंजेस दिख रहा है आपको विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो डेफिनिटली उस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होगा। स्लोप इन द फर्मी लेवल आल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपके पास फर्मी लेवल में स्लोप है मतलब स्ट्रेट नहीं है, फर्मी लेवल नीचे ऊपर अगर बेंड है तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट भी वो बता देगा कि किस डायरेक्शन में करंट का एग्जिस्टेंस है। तो ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, अगर आप एनर्जी बैंड डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए और हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, उसको हम लोग लर्न करते हैं। यहाँ पे वी जस्ट टेक दैट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, आपको ये लिखा है कि एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, जिसमें एक वोल्टेज लगा हुआ है। वोल्टेज की पोलैरिटी अगर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज की पोलैरिटी ये प्लस है और ये नेगेटिव है। अगर ये प्लस है या नेगेटिव है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, क्योंकि ये प्लस है, ये नेगेटिव है।
और डेफिनेटली इसमें एक करंट भी फ्लो हो रहा होगा और करंट का डायरेक्शन आपका ऐसा होगा। तो हमको ये पता चल गया कि इसमें करंट भी है। अगर करंट है तो फर्मी लेवल में स्लोप मिलेगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ईवी, ईसी और ईआई में स्लोप मिलेगा। ठीक है? देखिए क्वेश्चन से हम लोगों ने डिकेड कर लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी-अभी हम लोगों ने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपका जो स्लोप है, वो आपको ईसी, ईवी में मिलेगा। जैसे ये ईसी है, ईवी में है, इसमें स्लोप आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ईसी और ईवी में आपको स्लोप नहीं दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे भी ईसी, ईवी में स्लोप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन है जहाँ पे ईसी और ईवी में स्लोप आपको दिख रहा है, इसका मतलब है या तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा या फिर डी होगा। अब यहाँ पे देखिए फर्मी लेवल भी है। फर्मी लेवल में स्लोप हमको करंट बताता है, तो हाँ, इस सेमीकंडक्टर में करंट का एग्जिस्टेंस है और ये जो करंट का एग्जिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में है ऐसा। ये करंट का एग्जिस्टेंस है। फर्मी लेवल हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। जैसे कि फर्मी लेवल अगर ऐसा है, आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक इमेजिनरी लेवल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी के बारे में इंडिकेट करता है। पर यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम है क्योंकि ये ऊपर है, ये नीचे है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि भैया क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, ऑपोजिट साइड। तो ये एक और है। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल यहाँ पे बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैज द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपके इस डायग्राम से मैच कर रहा है। अब और आपको ईसी और ईवी में स्लोप दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है और आपको करंट का एग्जिस्टेंस है इसलिए आपको ईएफ में भी स्लोप दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब है डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये आपका करेक्ट आंसर कब होता? जब आपके पास इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल होता और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल होता, तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट होता। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कब करेक्ट होता? जब आपके पास यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर में कोई भी वोल्टेज नहीं लगा होता, वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो हम ये मानते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो आपको ईसी और ईवी में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। फिर भी ये बेंडिंग है, मतलब ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस है। जैसे इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने यूनिफॉर्म डोपिंग लिया है, लेकिन अगर इसमें स्लोप है, फर्मी लेवल में स्लोप है, इसका मतलब है फिर भी करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होने के बाद भी। ये इसलिए है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग है और नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका डिफ्यूजन करंट है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, वोल्टेज की वैल्यू 0 है और आप समझ लीजिए कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है और आपके पास क्वेश्चन में ये यूनिफॉर्म डोपिंग दिया गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ईसी और ईवी में कोई स्लोप नहीं है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है और ये आपके इस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है। दूसरा फर्मी लेवल स्ट्रेट बना हुआ है, इसका मतलब है यहाँ करंट का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ओरिजिनल में आपके पास करंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो है ये आपके पास यूनिफॉर्म डोपिंग का है। यहाँ पे स्लोप नहीं है फर्मी लेवल में, मतलब करंट का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये सही है कि यूनिफॉर्म डोपिंग का है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को 0 बताया गया है, ओरिजिनल सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी का प्रॉपर आइडिया है, तो आई थिंक दैट कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे के सीरीज में हम इसी में कुछ और वैरायटी देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, जिसमें हम किसी सेमीकंडक्टर को लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं। किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आता है। सीरीज को छोड़िएगा मत, एंड तक देखिएगा, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप हो सकता है। कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन, ये भी आपको इस सीरीज से पता चल जाएगा। प्रेजेंटेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जो कि ईडीसी का एक
टॉपिक, ये एक यूनिट है जिसमें हम लो लेवल इंजेक्शन जो टर्मिनोलॉजी है इसको डिकोड करेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको 2 पार्ट्स में वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। वो वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल का। जस्ट आप जाइए उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये बताया है कि बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में अगर आपको कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आता है, सेटेड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आता है, आपको एनर्जी बैंड डायग्राम का क्वेश्चन आए या फिर डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आए, तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है, लेस टाइम में ट्रिकी वे में फॉर्मूला यूज करते हुए आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम हॉल में आप सॉल्व करेंगे वो बढ़ सकता है। अगर वो बढ़ता है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो आप गेन करने वाले हैं 2025 गेट में या फिर 2026 गेट में, वो आपका एनहेंस हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्चुअली जो हमारा ट्रिक है, जो हमारा फ़ॉर्मूला है, जो हमारा लेस टाइम में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमको किस थॉट प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, उन सारे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन जो कि लो लेवल इंजेक्शन का है, तो उसमें हमको कौन-कौन से टर्मिनोलॉजीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन से ग्राफ्स होते हैं, कौन से फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं और उससे क्वेश्चन कैसे तैयार होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जब हम लो लेवल इंजेक्शन देखेंगे, पहले तो हम लो लेवल इंजेक्शन क्या है उसको डिकोड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें सिर्फ आपको माइनॉरिटीज कंसंट्रेशन को ही ध्यान में रखना है, मेजॉरिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, इसको टाइम और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपको ड्रॉ करना आना चाहिए जब भी उसमें कोई लाइट सोर्स इल्यूमिनेट करता है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इसके बारे में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, लो लेवल इंजेक्शन के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इस थ्योरी को आपको समझना ज़रूरी है कि किस बात पे हमारा मोटिव होना चाहिए किसी एक क्वेश्चन को देख के जो कि लो लेवल इंजेक्शन टॉपिक पे होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारे पास एक रेडीमेड फ़ॉर्मूला है, जिसको हमको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसको ही यूज़ करना पड़ता है। हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में वो यूनिफ़ॉर्म इल्यूमिनेशन का होगा या फिर एड्ज इल्यूमिनेशन का होगा आपके पास। तीसरी बात ये है कि रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन रेट्स जो है, उसको भी आपको क्लेवरली यूज़ करना पड़ता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें ईज़ी तरीके से। तो ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में अगर हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि एक्चुअली लो लेवल इंजेक्शन हम किसको बोलेंगे? तो हमारे पास अगर हमको बोला जाए कि क्वेश्चन जो है वो लो लेवल इंजेक्शन का है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि लो लेवल इंजेक्शन मतलब जिसमें आपके पास चार्ज कैरियर्स को जो इंजेक्ट किया गया सेमीकंडक्टर के अंदर, जब भी कोई सेमीकंडक्टर को आप इल्यूमिनेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए सेमीकंडक्टर, इफ यू इल्यूमिनेट दिस सेमीकंडक्टर विद सम लाइट सोर्स, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लाइट जो है वो इसके किसी एड्ज पे अप्लाई किया, ये इस सेमीकंडक्टर का एड्ज है, तो इस सेमीकंडक्टर के अंदर आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इंजेक्शन होता है। ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी का मेजॉरिटी भी इंजेक्ट होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का जो कंसंट्रेशन है, जो इस लाइट की वजह से एनहांस होता है या फिर इंक्रीज होता है, उसका परसेंटेज इंक्रीमेंट बहुत लेस है। तो उस मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, बट माइनॉरिटी कैरियर की डिफ्यूजन पॉसिबल है। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ इसके अंदर इंक्रीज़ होगा, है ना? ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के इंक्रीमेंट की बात करें, सपोज़ इसमें आपके पास डेल्टा पी है और ये आपके पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और डेल्टा पी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका माइनॉरिटीज़ है जो कि इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो इंक्रीमेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसकी वैल्यू बहुत लेस होगी। आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप के सेमीकंडक्टर में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन को वी कैन कॉलिंग एज लो लेवल इंजेक्शन। इसको हम लो लेवल इंजेक्शन एलएलआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट को बहुत कम जगह यूज किया जाता है, मैक्सिमम जगह जिस ग्राफ और फॉर्मूले को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी जो ग्राफ है, एक आपके पास एड्ज इल्यूमिनेशन का होगा, एक आपके पास ओवरऑल पूरे सेमीकंडक्टर में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का होगा। दोनों में एक अंतर है कि एक जो है वो आपके पास डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है किसका, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग, और वो जो एक्स पे डिपेंड करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की होती है।
और ऑलरेडी जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है? जब भी आप एड्ज इल्यूमिनेशन करेंगे, दिस इज फॉर एड्ज इल्यूमिनेशन, मतलब किसी एड्ज को आप लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो उस समय आप इस ग्राफ को यूज करेंगे और यहाँ पे ये जो आपका कंसंट्रेशन है ये ओवरऑल जो एनर्जी लाइट सोर्स की एनर्जी लगाने के बाद जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उसकी वैल्यू। तो इसको आप कई सारे नोटेशन को यूज करके यहाँ पे आप इसको लिखते हैं, डेट इज कई बार हम लोग इसको पी डैश एन जो कि एट जीरो डिस्टेंस पे है ऐसा लिखते हैं। और ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है जो कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको यूज करना है, जिसका कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये इंक्रीज नहीं होता होता विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही वाला है कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये किस तरीके से धीरे-धीरे डिक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ का मतलब है कि जो माइनॉरिटी चार्ज के लिए इंजेक्ट हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर एज से, वो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इसको हम लिखते हैं दिस इज पी डैश एन व्हिच इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू पी डैश एन जो कि आपके पास 0 डिस्टेंस पे है, इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल पी, क्योंकि ये पी टाइप का चार्ज आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो ये होता है एलपी आपका डिफ्यूजन लेंथ। दिस एलपी इज नथिंग बट दिस इज डिफ्यूजन, दिस इज डिफ्यूजन लेंथ। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ये जो इंक्रीमेंटेड चार्ज कैरियर्स है ना, जो कि लाइट सोर्स की वजह से बड़ा है, उसको किसी भी डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि टोटल या फिर नेट चार्ज कितना है, टोटल जो आपके पास इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे ये जो है ये इंजेक्टेड चार्ज कैरियर से टोटल लिखें तो आपके पास यहाँ से बॉटम से यहाँ तक की वैल्यू होगी। और ये जो बॉटम में आपके पास जो इनिशियल चार्ज आपके पास है डेट इज गिवन बाय, तो ये आपके पास पी एन नॉट जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू है, प्लस डैश आपके पास पी डैश एन ऑफ एक्स, पी डैश एन ऑफ जीरो, और पी डैश एन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं एंड दैट कैन बी रिटन बाय दिस इज पी एन नॉट प्लस दिस इज पी डैश एन ऑफ जीरो इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल पी। ये आपका फॉर्मूला होगा अगर आप एन टाइप का सेमीकंडक्टर कंसीडर करते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार कोर्स में रिवाइज कर लीजिए और उस रिवीजन के बाद आप क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एड्ज इल्यूमिनेशन की बात की है। अगर आपका यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाए तो क्या होगा? तो आपके पास फॉर्मूला अब टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने ड्रॉ किया है जो कि सेंटीमीटर में है। यहाँ पे आपको टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि टी के रेस्पेक्ट में होगा। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एड्ज इल्यूमिनेशन लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेज में ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का क्या है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेट किया गया अगर मान लो किसी सेमीकंडक्टर को लाइट सोर्स से, तब आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए उसको टाइम के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। और यहाँ पे फिर से वही चीज है कि आपके पास जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको ड्रॉ करेंगे। ग्राफ एग्जैक्टली वैसा ही आएगा जैसा पहले आया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ यही है कि जो ग्राफ में आपका हम्म एक्स के वजह से आपने लिखा था, अब इसको आप लिखेंगे दिस इज पी डैश एन विथ रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू दिस इज पी डैश एन एट जीरो ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ पी। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से लेके दिस इज पी डैश एन एट जीरो डिस्टेंस पे आपका है। और आपको ये पता है कि ये आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी अगर आप नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज लिखना चाहें जो कि बढ़ा हुआ है तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज पी डैश। आप पी डैश मत लिखिए क्योंकि ये जो डैश है ये एक्सेस कंसंट्रेशन के लिए है, तो आपको यहाँ पे पी एन एट एनी टाइम टी लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू जो एक्सेस कंसंट्रेशन आपका बढ़ा हुआ है, दैट इज पी डैश एन ऑफ टी प्लस पी एन नॉट, इन दोनों का एडिशन।
तो यहाँ पे भी आप इसको एक्सप्लोर करके पूरा लिख सकते हैं। दैट इज पी डैश एन ऑफ जीरो इंटू ई रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ पी, और आपके पास यहाँ पे पी एन नॉट, ये दोनों का एडिशन है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन के लिए, वो एड्ज इल्यूमिनेशन के लिए, दोनों के लिए दोनों का अंतर है, दोनों में अंतर है एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा, दैट इज जनरेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन रेट। तो अगर हम जनरेशन रेट की बात करेंगे तो आपके पास जो एक्सेस चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आपको मिला है पी डैश एन डिवाइडेड बाय, आप अगर उसको टॉपी से डिवाइड कर देंगे तो ये जनरेशन रेट बताता है। तो यहाँ पे कभी भी आपको एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है जो कि लाइट की वजह से बड़ा है, तो आप यहाँ पे जनरेशन रेट जो कि जी एन है या फिर जीपी है इनटू टाउ पी से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कई जगह यूज होता है। इसको मैं जी एन से रिप्रेजेंट किया हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन हम लेते हैं सो दैट यू कैन हैव ए बेटर आइडिया। यहाँ पे देखिए आईएससी बेंगलोर का एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है, कंसीडर ए सिलिकॉन सैंपल एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन with a uniform donor density nd is equal to 5 into 10 to the power 16 per centimeter cube illuminated uniformly such that, तो यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर को यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया गया है, एड्ज इल्यूमिनेशन नहीं किया गया, सच दैट द ऑप्टिकल जनरेशन रेट इज जी ऑप्टिकल इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 20 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये यूनिट को भी ध्यान दीजिएगा, ईडीसी सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट भी कई बार आपको चेंज करना पड़ता है, और अगर आप यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो आंसर आपका जिस यूनिट में है वो सेम यूनिट नहीं आ पाता। तो क्योंकि ये जनरेशन रेट है, जनरेशन रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए पर सेकंड आया, और ये कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए पर सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा। और आगे ये लिखा है कि थ्रू आउट द सैंपल द इंसिडेंट रेडिएशन इज टर्न ऑफ एट टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब वो जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो लाइट सोर्स आपके सेमीकंडक्टर में पड़ रहा था, उसको किसी एक पर्टिकुलर टाइम दैट इज टी इज इक्वल टू जीरो पे ऑफ कर दिया गया। ऑफ करने के बाद जो जनरेशन इसके अंदर हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। एज्यूम लो लेवल इंजेक्शन, ये हमको एज्यूम करना है कि आपके पास यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स का, उस कंसंट्रेशन से ज्यादा आपका माइनॉरिटी नहीं हो पाया, जो जनरेटेड चार्ज कैरियर से वो नहीं बढ़ पाए जब आपने लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट किया तब। ठीक है, तो ये लो लेवल इंजेक्शन है। कई बार हाई लेवल इंजेक्शन भी दिया हुआ हो सकता है। हाई लेवल इंजेक्शन का मतलब है कि आपने लाइट सोर्स लगाया किसी सेमीकंडक्टर में, और उसमें जो जनरेट हुए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उनका कंसंट्रेशन जो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन थे, उससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो अगर आप हाई लेवल इंजेक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए दैट इज हाई लेवल इंजेक्शन, तो यहाँ पे आप मान लीजिए एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। छोटी सी बात लेकिन पते वाली बात। आपके पास यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डेल्टा पी है जो कि आपका जनरेट हुआ है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो ऑलरेडी इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में था ड्यू टू डोपिंग, उससे ज्यादा बढ़ जाए, तो आप समझ जाना कि आपका क्वेश्चन हाई लेवल इंजेक्शन का है। Assume low level injection to be valid and ignore surface effect। surface effect मतलब इसके सरफेस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं जो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, तो उन चार्ज कैरियर्स या फिर उन एटम्स को इग्नोर करना है। हालांकि हम अभी तक उसको कंसिडर नहीं किए हैं, और हम कंसिडर आगे करेंगे भी नहीं, फिर भी दिया हुआ है तो कम से कम टर्मिनोलॉजी डिकोड तो करने आना चाहिए। तो ये इसके सरफेस में, इस सेमीकंडक्टर के सरफेस में जो चार्ज कैरियर्स होंगे जो कि अनबाउंडेड होंगे, बिकॉज ये उसका एड्ज है, और उन चार्ज कैरियर्स की वजह से जो कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा वो बहुत कम होता है। आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको इग्नोर करने बोल रहे हैं, हम करके चल रहे हैं। द कैरियर लाइफ टाइम टीपी नॉट इज इक्वल टू 0.1 माइक्रो सेकेंड, और टी एन नॉट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लाइफ टाइम और होल्स का लाइफ टाइम दिया गया है।
यहाँ पे होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0 एंड द होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकंड रेस्पेक्टिवली आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए इसके दो आंसर दिए गए। तो हम इस क्वेश्चन को जब डील करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको ये बता दिया गया है कि हमको दो पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट कर पे वो चीजें फाइंड आउट करनी है। टी इज इक्वल टू 0, ये भी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का ही हम लोगों ने बनाया था, और यहाँ पे कहीं मान लीजिए 0.3 माइक्रोसेकंड है, तो इस टाइम पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके दिमाग में दो चीज आया होगा कि सर टोटल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, या तो सिर्फ आपके पास जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट करना है। देखिए आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, आप टोटल फाइंड आउट करें या फिर सिर्फ इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो कि लाइट सोर्स की वजह से आया है उसको फाइंड आउट करें, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ सर? इसलिए क्योंकि आपके पास जो ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही लेस है, और जब ये इस वैल्यू से एडिशन होगा जो आपके पास इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका आंसर वही आएगा जो आप सिर्फ इस वैल्यू को कंसीडर करके फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब ये है कि ये जो पी एन नॉट की वैल्यू है ये बहुत लेस है। तो आप टोटल फाइंड आउट करें या फिर सिर्फ इंक्रीमेंटेड वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों का आंसर आपको सेम मिलने वाला है। इसलिए आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है? तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगा के सॉल्व करें, हमको देखने की जरूरत नहीं है। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में अगर हम लोग फाइंड आउट करें, हमारे पास माइनॉरिटी कितना आएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज पी डैश एन एट 0, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जनरेशन रेट का हेल्प ले सकते हैं, जो अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, और जो आपका वी कैन से द लाइफ टाइम ऑफ द चार्ज कैरियर्स, इसका हेल्प लेके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पी डैश एन ऑफ 0 है, जितना का चार्ज कैरियर्स आपका बढ़ा है, क्योंकि एट 0 पॉइंट पे आपका लाइट सोर्स लगना बंद हो गया था, तो इसका मतलब है जो भी चार्ज कैरियर्स स्टेडी स्टेट में बढ़ने की बात होगी, वो इसी पर्टिकुलर वैल्यू तक ही बढ़ा होगा। उसके बाद आपके चार्ज कैरियर्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया। तो ये स्टेडी स्टेट की वैल्यू है जो कि इंक्रीमेंट हुआ है, और आप इसको जी और ये टाउ पी नॉट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास फॉर्मूला मैंने यही वाला यूज किया है, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में वी कैन हैव कि आपको ये बोला गया द होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए हमको जी ऑप्टिकल की वैल्यू दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 यूज करना है। सो दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 यूज करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है टाउ पी नॉट से, और टाउ पी नॉट जो है वो 0.1 माइक्रोसेकंड है। तो यहाँ पे आपके पास 0.1 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6। ये आप आंसर निकाल सकते हैं पी डैश एन ऑफ 0 का। मैं भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आएगा। दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 है, और यूनिट आपके पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास कंसंट्रेशन है मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। सो पी डैश एन ऑफ 0 आपके पास आ गई है। चाहे तो आप माइनॉरिटी फाइंड आउट कर लो, चाहे ना मत फाइंड आउट करो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है। तो इसमें आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 पहला दिया गया है, दूसरा भी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 दिया गया है। तो मतलब सी और डी जो है वो आपका रॉन्ग हो गया। आपका करेक्ट आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। अब आप दूसरे पार्ट में चले जाइए। टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है। तो टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में फाइंड आउट करना है, तो यहीं पे हम फाइंड आउट करते हैं बाय ड्राइंग ए लाइन। तो ये आपके पास ये पार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे टाइम जब आपके पास 0.3 माइक्रोसेकंड दिया गया है, तब आपको फिर से यही चीज फाइंड आउट करना है। तो 0.3 माइक्रोसेकंड में आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास पी डैश एन एट 0.3 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू पी डैश एन एट 0 में जितना है इंटू ई रेस टू माइनस यहाँ पे 0.3 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टाउ पी।
जो आपका ऑलरेडी फॉर्मूला है, जो अभी-अभी मैंने लिखा था। तो इसके लिए आपके पास p डैश n ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज़ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आपके पास ऑलरेडी है। बस आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 0.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइडेड बाय आपके पास tau p की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। यही होगा, दिस इज़ 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलने वाला है, दैट इज़ 7.46 इंटू 10 टू द पावर 11। So this is 7.46 into 10 to the power 11. 7.46 into 10 to the power 11 पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था, क्वेश्चन बड़ा होगा भले ही, लेकिन वी गॉट द आंसर। यहाँ पे 7.46 मतलब ये। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो। नहीं तो इतने बड़े क्वेश्चंस को देख के आप फंस जाएंगे। ये देखिए एक छोटा सा आपका सॉल्यूशन है, जिसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे मैंने फाइंड आउट किया। यहाँ पे जो आपके पास कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ये टाइम इज इक्वल टू 0.3 माइक्रो सेकंड पे मैंने फाइंड आउट किया। एंड बोथ इज मैचिंग विथ योर आंसर जो आपके पास ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी थ्योरी का, सो दैट यू कैन हैव द बेटर आइडिया, आपके पास इसका एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए। ये वाला क्वेश्चन, तो ये आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया एज शोन ए यूनिफॉर्मली डोप्ड सिलिकॉन बार ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोमीटर विथ ए डोनर कंसंट्रेशन एन डी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, समझ लीजिए। इसको इल्यूमिनेट किया गया इस एड्ज पे x इज इक्वल टू 0 पे लाइट सोर्स है। इसके पास ऑलरेडी इतने अमाउंट ऑफ डोनर एटम्स अवेलेबल थे और इसका जो लेंथ है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। तो इसके अंदर, क्योंकि ये आपके पास सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट हुए और उनका जो जनरेशन रेट है वो यहाँ पे दिया गया है। इस फॉर्मूले से आपको उसको कैलकुलेट करना है। वेयर जीएल नॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 17, इस जीएल नॉट की वैल्यू भी बता दी गई। ठीक है, ये जनरेशन रेट है जो कि एक्स पे डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे आपके पास जनरेशन रेट अलग अलग आएगा, क्योंकि आपका जनरेशन रेट जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे होल लाइफ टाइम इज 10 टू द पावर -4 सेकंड दिया गया है, ये लाइफ टाइम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया गया है, होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट डीपी की वैल्यू दी गई है एंड लो लेवल इंजेक्शन कंडीशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एज्यूमिंग ए लीनियरली डिकेइंग स्टेडी स्टेट एक्सेस होल कंसंट्रेशन दैट गोज टू 0 एट x इज इक्वल टू l। तो जैसे हम इसके पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेते थे, ये बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल डीके नहीं हुआ है, जो चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन हुए वो लीनियर डीके हुए। And the magnitude of diffusion current density at x is equal to L by 2 in ampere per centimeter square। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है ये पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो हमको डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ग्राफ है और उस ग्राफ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो ग्राफ ये है कि आपके पास जो चार्ज कैरियर्स है वो लीनियरली डिके हुए, एक्सपोनेंशियली नहीं हुए। और ये अब x इन सेंटीमीटर पे ड्रॉ है और ये आपके पास n टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो ये p डैश n और ये x के साथ ड्रॉ हो रहा है। ये 0 है और ये लेंथ l है और इस लेंथ l की वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि ये लीनियरली डिके हुआ और कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 हो गई जब आपका लेंथ का वैल्यू 0.1 माइक्रोमीटर हुआ तो। ठीक है, तो इस एड्ज से इसको इल्यूमिनेट किया गया, लाइट सोर्स लगाया गया और लाइट सोर्स लगने के बाद यहाँ चार्ज कैरियर्स इस एड्ज में जनरेट हुए और ये रिकम्बाइन हो गए धीरे से। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जनरेशन रेट भी दिया गया है, लेकिन आपको जिस पार्ट को फाइंड आउट करना है वो डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन किसके लिए फाइंड आउट करना है?
तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वही डिफ्यूजन होगी। दैट मीन्स क्योंकि ये डोनर एटम यहाँ पे लिखा है 10⁻16 तो होल्स का डिफ्यूजन होगा। तो आपको यहाँ पे होल्स के डिफ्यूजन का फॉर्मूला लिखना है एंड वो उसके में एक नेगेटिव साइन आता है, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके पास क्यू डीपी और ये हो जाएगा आपके पास डीपी बाई डीएक्स, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कैसे चेंज हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एस दैट इज चेंज इन डीपी विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज कैरियर्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होंगे। तो एक्चुअली ये इंजेक्टेड या फिर बढ़ा हुआ चार्ज कैरियर्स है, इनिशियल वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स ये जो है ये आपका पी डैश की वैल्यू, पी डैश जो कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो एक्स के साथ जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ये जो है दिस इज नथिंग बट पी डैश एन ऑफ एक्स, ये वैल्यू है। और इस पी डैश एन ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे ये दिया गया है कि आपका जनरेशन रेट भी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ये GL इज इक्वल टू GL नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो हमको यहाँ पे चेंज इन द कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा, डेट इज दिस कंसंट्रेशन दिस जनरेशन रेट कैसे चेंज हो रहा है और उसको आपको टॉपी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जनरेशन रेट इज इक्वल टू जो भी आपके पास एक्सेस कंसंट्रेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिवाइडेड बाय आपके पास टॉपी होता है। तो आपका जो एक्सेस कंसंट्रेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो G इंटू टॉपी हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाउ जस्ट वी हैव टू गो लाइक दिस। तो मैंने क्वेश्चन का फ्लो आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो कंसंट्रेशन है डेट इज पी डैश एन ऑफ एक्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेट इज जी एल डेट इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल और इसको आपको टॉपी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स और अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि पी डैश एन ऑफ एक्स किधर है तो ये आपके पास पी डैश एन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव टू गो टू दिस क्वेश्चन। अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे तो ये क्वेश्चन का डिकोडिंग थ्योरी है। चलिए, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को में वैल्यूज पुट अप करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या आएगा। तो यहाँ पे GL की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है। वी कैन सी है दिस इज GL नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर 17 है। तो दिस इज 10 टू द पावर 17, ये GL नॉट है एंड दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और टॉपिक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज नथिंग बट हियर वी हैव 10 टू द पावर ऑफ -4 सेकंड। तो दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास 13 14 15 16 17, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर -13, 14 15 16 17, यस। तो यहाँ पे ये आपके पास 13 हो जाएगा। दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, पी डैश एन ऑफ एक्स का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स, ये जो आपने फाइंड आउट किया है इसको इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे वही प्रूव करना है का डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो वी हैव टू डू दैट पार्ट। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 13 ये कांस्टेंट है और उसके बाद आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल है, तो ये नेगेटिव साइन विथ रेस्पेक्ट टू एल, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स बाई डी एक्स। ये जो एल है ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे एल जो है वो आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर है, जिसको आप लिख सकते हैं दिस इज आल्सो कैन बी रिटन एज 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर। तो इसको हम यूज करेंगे और ये वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे इसकी जगह, और बाकी सारे वैल्यूज ऑलरेडी है, तो हमारा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो है वो निकल जाएगा। So now we can put here this is Jp is equal to
दिस इज माइनस क्यू मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 और डीपी की वैल्यू हमको पुट अप करनी है और डीपी दिया हुआ होना चाहिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपके पास हो जाएगा दिस इज 100 और मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपने इसकी वैल्यू निकाली है इसको पुट अप कर दीजिए, दैट इज -10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पे -10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल मतलब 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 अगर मैं सेंटीमीटर में पुट अप करूँ तो ये सारे वैल्यूज मैंने ऑलरेडी पुट अप कर दिए हैं और इसका कैलकुलेटर को यूज करके आंसर निकाल लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वी हैव Jp इज इक्वल टू 16 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये नेगेटिव कैंसिल हो गया और आपके पास Jp जो है इसकी वैल्यू 16 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया तो कुछ चीजें आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों आया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बताया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि आपका करंट डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे कि इस डायग्राम में हमको ये पता है कि यहाँ पे होल्स जनरेट हुआ है, तो ये जो होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। ये आपका होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। इसी चीज को वेरीफाई इस आंसर ने कर दिया कि आंसर की वैल्यू पॉजिटिव आई। इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन जो कि होल्स की वजह से है, डिफ्यूजन करंट उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की ओर है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मैंने जो भी आपको थ्योरी दिया उसमें सारा कुछ बताया है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जिस भी टाइप का क्वेश्चन आए, बड़े आराम से आप उस क्वेश्चन की थ्योरी को डिटेक्ट कीजिए, क्या दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है और क्यों फार्मूला लग रहा है। ये सारी चीजों को डिटेक्ट करके आप आराम से, ज्यादा नहीं, एक पेज भी आपको नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये देखिए मैंने यहाँ से चालू किया और ये कुछ चीजें मैंने लिखते हुए आगे बढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर आप सर फोड़ेंगे तो काफी समय लग सकता है, लेकिन ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है। आपको अगर फॉर्मूले का आइडिया है और फॉर्मूले के थ्रू आप किसी कंसेप्ट को समझ सकते हैं तो डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन जो गेट में दी रहती है वो चीजें इजी लगती है। अगर आप प्रिपरेशन करके बैठेंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन जो आप कर सकते हैं 7999 में, क्योंकि गेट का जो सिलेबस है वो सारे एग्जाम्स के सिलेबस से मैच करता है। तो अगर आप किसी एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे कि गेट के एग्जामिनेशन, तो इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी उस लेवल के होते हैं कि आपके दूसरे एग्जाम्स भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप अगर गेट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और 7999 में आपको अगर कोर्स मिल रहा है 60% ऑफ के साथ, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑफर है, जो जिसमें आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन फ्री भी दिया जा रहा है। आपको कोड यूज करना है SD Sir 50 और इस कोड को यूज करके आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।